फ्लो ऑफ फ्लूइड में दो टाइप के फ्लो होते हैं. लाइक अगर तुम एक रिवर को ऑब्जर्व करो, इट्स काम यूजुअली व्हेन इट गोज ओवर ए ब्रिज, क्रॉस ए ब्रिज, तो ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होती है एंड उसके बाद फिर काम हो जाती है. देन व्हाट इज हैपनिंग, वो जो काम फ्लो है ना, दैट्स कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, राइट, स्टेडी फ्लो. एंड जब वो ब्रिज पे आता है तो दैट बिकम मोस्ट टर्बुलेंट फ्लो, यानी टर्बुलेंस हो गया. करेक्ट. तो अकॉर्डिंगली दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोज हैं जो हम स्टडी करते हैं. वन इज स्ट्रीम लाइन फ्लो. व्हाट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो? इट्स वेरी मच लाइक, कभी चींटियों का मोशन देखा है? कैसे होते हैं चींटियों का मोशन? आगे वाली चींटी जैसे जैसे चलेगी, पीछे वाली वैसे वैसे चलेगी. ठीक है. इफ दे हैव ए पाथ लाइक दिस, सो देन दे विल हैव ए पाथ लाइक दिस. एक चींटी जिस रास्ते से गई, सारी उसी रास्ते से जाएंगी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट इज द स्ट्रीम लाइन फ्लो. ठीक है. एवरी पार्टिकल विल फॉलो इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल. हर एक पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी और स्पीड ऑफ मोशन में भी. यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी वही होगी जब वो यहाँ पे आएगा. ठीक है. हर एक पार्टिकल जब इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी वही होगी. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पोजीशन होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती. ठीक है. सेम पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो कुछ और वेलोसिटी होगी, यहाँ होगा तो कुछ और होगी, यहाँ होगा तो कुछ और होगी. ठीक है. तो इस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास होंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो, राइट. एंड दिस फ्लो, every particle follow its preceding particle in direction of motion and speed. Also called as steady flow. Right, that is what is the streamline flow. स्ट्रीमलाइन फ्लो में दो कैटेगरीज हो जाती है. वन विच फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड अनदर विच फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, लाइक द रिवर वन दैट फ्लोज और द पाइप इन और द लिक्विड फ्लो इन पाइप्स. करेक्ट. So that is called laminar flow. Laminar बोलते हैं because it is in the form of laminations, right? Laminar flow. It is a type of streamline flow. ये भी streamline ही है ना? It is a type of streamline flow in which fluid move in the form of layers right. फर्दर मैंने बहुत डिटेल में बताया था लेयर्स के बारे में व्हेन वी वर इन द विस्कोसिटी. करेक्ट. rectangular layers, cylindrical layers, right?
नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। In this flow, motion of particles is random. They are moving in any possible direction with any possible speed. ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी is the velocity above which flow is turbulent and below which it is streamline. Okay, below which it is streamline. क्या नहीं समझ में आया क्या बोल रही? हाँ, गैसेस में भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, टैप को खोलो, हल्का सा खोला, कम क्वांटिटी आएगी, एरिया टैप का सेम है तो कम क्वांटिटी है तो स्पीड कम होगी। थोड़ा ज़्यादा खोलोगे तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, थोड़ी ज़्यादा स्पीड होगी। थोड़ा और ज़्यादा खोलोगे, पहले एक स्ट्रीम की तरह गिरता है टैप से, और जब ज़्यादा खोल दोगे तो फिर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। दैट इज़ व्हाट द स्पीड क्रॉस द क्रिटिकल स्पीड। जब क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, एक और पैरामीटर है जिससे हम फ्लो को मेजर करते हैं कि फ्लो कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। ये डिटरमाइन करता है कि फ्लो का टाइप कैसा होगा। इट इज a number that determine the type of flow. It is given by rho Vd upon eta. Rho density of fluid, V speed, D diameter of tube, and eta coefficient of viscosity. Flow is streamline if NR less than 1000. इसको कैलकुलेट करके एक नंबर आएगा, अगर वो नंबर 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, फ्लो इज टर्बुलेंट इफ NR greater than 2000. एंड इसके बीच में क्या, अनस्टेबल, यानी पार्शियल स्ट्रीमलाइन, पार्शियल टर्बुलेंट। Between 1000 and 2000
flow is unstable, that is partial streamline, partial turbulent, or you can say it is changing from one form to other form. Okay. The rate of fluid flow. Rate of fluid flow means how much amount of fluid per unit time is flowing. ठीक है. Let fluid flow through tube of area A by length x in time t. एक ट्यूब है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उस ट्यूब में वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है t टाइम में. ठीक है. सो रेट ऑफ फ्लो को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड. So how much volume it has traveled? Area into distance, and time is t. But x by t is equal to v, speed of fluid. So q is equal to AV. तो रेट ऑफ फ्लो हम मेजर करते हैं एरिया इनटू स्पीड से. ठीक है. दैट्स वाई जब हम टैप खोलते हैं थोड़ा सा तो स्पीड, वॉल्यूम कम आ रहा होता है तो स्पीड कम होती है, क्योंकि एरिया तो टैप का कांस्टेंट है. थोड़ा ज़्यादा खोलते हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो स्पीड बढ़ जाती है. ठीक है. इतना क्लियर? कुछ पूछने? Equation of continuity. For flow of non-compressible fluid, obviously इसमें गैस नहीं होगी. गैस is compressible, liquid is non-compressible. For flow of non-compressible fluid, the product of area of cross section and speed remain constant throughout flow. That is AV is equal to constant. अगर कहीं पे एरिया कम हो गया फ्लूइड फ्लो का तो स्पीड बढ़ जाएगी, और एरिया ज़्यादा हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी. दैट इज़ व्हाट हैपन जब हम पाइप से पानी के फ्लो को ऐसे हाथ लगाते हैं ना तो पानी दूर तक जाता है. क्यों? हमने उसका एरिया रिड्यूस कर दिया तो स्पीड बढ़ जाती है.
स्पीड बढ़ गई तो पानी दूर तक जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ अब देखो, what is always conserved? Mass. The volume is not conserved. Volume can be less or more, but mass cannot be less or more. अगर हमने ट्यूब में एक तरफ से इधर से m1 अमाउंट डाला और इधर m2 निकला तो m1 विल बी इक्वल टू m2। जितना इधर डालेंगे उतना ही निकलेगा उधर, राइट। हाँ, अगर कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, अगर एक्सपैंड हो गया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं हुआ तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, ठीक है। और हम इसमें क्या कह रहे हैं, नॉन कंप्रेसिबल, यानी कोई कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी सेम रहेगा, राइट। मास फ्लक्स थ्रू फ्लो is constant। ठीक है, ये हम एरिया ले लेते हैं, v1 स्पीड है, यहाँ पे एरिया a1 है, ये a2 एरिया है, यहाँ पे स्पीड v2 है। दैट इज m1 by t इज इक्वल टू m2 by t। m1 इज इक्वल टू m2, t से डिवाइड कर दिया, दैट इज ρ1 v1 अपॉन t, ρ2 v2 अपॉन t। एंड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम अभी ऊपर देखा था क्या होता है, एरिया इंटू स्पीड, और ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। तो ये तो सबके लिए है, कैसा भी फ्लूइड हो। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। व्हाट इज इन नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, दोनों डेंसिटी सेम रहेंगी। फॉर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड ρ1 is equal to ρ2, और a1 v1 is equal to a2 v2, और av is equal to constant। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज 11th एग्जाम्स आर कंसर्न, स्कूल एग्जाम, मतलब 99.9% श्योरिटी होती है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 0.1 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कई टीचर खड़ूस होते हैं, उनको पता है कि बच्चों को पता ही आएगा, तो इसलिए वो नहीं देते, ठीक है। What Bernoulli theorem says, in steady flow means of ideal fluid। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, जो कि होता नहीं है। आइडियल नेवर एग्जिस्ट, आइडियल इज ऑलवेज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ भी आइडियल नहीं होता, ठीक है। इन स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, बट हम यहाँ पे आइडियल कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन विस्कस, नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। द सम ऑफ प्रेशर डिफरेंस
kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume. Remain constant throughout fluid. That is P pressure half rho V square काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. This theorem represent conservation of energy of fluid. बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. प्रेशर इज एक्चुअली द वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम. वर्क डन बाय प्रेशर होता है P इंटू वी. तो वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? P. तो दैट वर्क एंड चेंज एनर्जीज. सो व्हाट दिस रिप्रेजेंट? अगर कोई भी एक एनर्जी में चेंज होता है तो दूसरी एनर्जी में चेंज होगा. As we are doing in mechanical energy in solids, ऊपर से नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ऐसी इसमें है, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, या प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, या प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है. तो कोई भी एक में चेंज होता है तो बाकी में चेंज होता है. ठीक है. अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. लेट्स वर्क आउट वन बाय वन. ये क्वेश्चन पढ़ो 49. क्वेश्चन. ठीक है. व्हाट वी आर सेइंग, इधर से एयर पास कराई, और जब हम इधर से एयर पास कराएंगे तो एयर की स्पीड ज़्यादा होगी. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, इफ स्पीड इज मोर देन प्रेशर इज लेस. स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. व्हाट इज द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हाइट तो यहाँ सेम है ही है. तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर दोनों अलग अलग हो गए. P1 इज लेस देन P2. तो देन व्हाट विल हैपन? दे विल कम क्लोजर. इधर बीच में प्रेशर कम हो गया ना, तो दोनों तरफ से क्लोजर आएंगे. ठीक है. तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा. जो कि हमें सोचने से लगता है कि हम बढ़ा देंगे. ऐसे लगता है ना सोच के कि बढ़ जाएगा, नहीं, वो कम हो जाएगा. रीज़न वहाँ पे स्पीड कम हो गई. ठीक है. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. हर एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक लाइन बनी होती है, येलो लाइन. ठीक है. एंड यू आर एडवाइज टू स्टेप बिहाइंड दैट लाइन. उसके पीछे खड़ा होना आता है. ठीक है. किस तरह से होता है सिस्टम? ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये नीचे वेल टाइप है, जहाँ पे ये ट्रैक हो गया. इस ट्रैक पे ट्रेन चलेगी और यहाँ कहीं वो येलो लाइन है, तो तुम्हें यहाँ खड़ा होना चाहिए पीछे. बट ऐसा होता नहीं है. हमको तो यहाँ खड़े होके झांक के देखना होता है कि रेल आ रही कि नहीं आ रही.
ठीक है. सो व्हाट हैपन इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, क्या होता है? जब तक ट्रेन नहीं आई कुछ नहीं होता. जब ट्रेन आएगी, जब ट्रेन आएगी तो यहां पे स्पीड बढ़ेगी एयर की. सामने एयर की स्पीड बढ़ जाएगी. एयर की स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और पीछे प्रेशर ज़्यादा है तो पीछे से एक पुश लगेगा आगे को. ठीक है. और उससे फिर तुम यहाँ होगे, बाकी का काम ट्रेन कर लेगी. ठीक है. तो इसलिए किधर खड़े होना चाहिए? इस लाइन के पीछे खड़ा होना चाहिए. और ये लाइन प्रॉपर्ली डिफाइंड मार्किंग होती है, कैलकुलेटेड मार्किंग होती है. ठीक है. कि ये जो स्पीड है इसका इम्पैक्ट वहाँ तक नहीं आता है. ओके. तो इसलिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे एक लाइन डिफाइंड होती है जिसके पीछे आपको खड़ा होना होता है. हाँ, मेट्रो स्टेशन पे तो खास तौर से होती है. राइट. पैरेलल कार्स नहीं चलानी चाहिए. क्या होता है? ये दो कार पैरेलल चल रही है, दोनों ड्राइवर बात करते हुए. ठीक है. अब जब ये कारें आगे जाएंगी तो एयर पीछे जाएगी. बीच में जो एयर होगी वो दोनों कार की वजह से होगी और साइड में जो होगी वह एक कार की वजह से होगी. तो बीच में एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, बीच में एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा. तो ये वही बॉल वाला काम हो गया ना, वो जो दो बॉल्स वाला क्वेश्चन था. दे विल कम क्लोजर एंड दे विल कोलाइड. द सेम थिंग हैपन्स इन द बोट्स इन द वाटर. पानी में बोट्स हो तो भी ऐसी होगा. ठीक है. समझ रहे हो? लॉट मेनी थिंग्स जो हम गलत समझते हैं. सपोज ये घर की रूफ टेम्परेरी है, टेम्परेरी रूफ है एंड स्टॉर्म आ गया. तो ऊपर एयर की स्पीड बढ़ जाएगी, स्टॉर्म आया तो ऊपर स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है. और अंदर स्पीड एयर की कम होगी. तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, तो P1 प्रेशर कम हो जाएगा और अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये छत उखाड़ देगा और फिर एयर उस छत को लेके चली जाएगी अपने साथ. ठीक है. तो जब भी स्टॉर्म आता है तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या होती है? खिड़कियां बंद कर दो. बट एक्चुअली होना क्या चाहिए? खिड़कियां खोल दो सो दैट अंदर भी एयर स्पीड बढ़ जाए. थोड़ा सामान इधर उधर गिरेगा, थोड़ी मिट्टी आएगी लेकिन छत नहीं उड़ेगी. राइट. हैव यू सीन स्टॉर्म? बहुत बड़ा जब स्टॉर्म आता है तो कारें तक उड़ जाती हैं. द सेम फिनोमेना तो होता है. ऊपर एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और नीचे कम होती है, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है एंड दे गेट अ लिफ्ट वेरी मच लाइक एरोप्लेन. एरोप्लेन के उड़ने का कॉन्सेप्ट यही है. एरोप्लेन के फ्लाई करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है. उसकी शेप ऐसी बनाते हैं कि उसके ऊपर एयर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और नीचे एयर की स्पीड कम होती है. तो ऊपर एयर की स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो गया और नीचे कम होने से प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इट टेक्स अ लिफ्ट. और सेम वही होता है कारों का स्टॉर्म में. एरोप्लेन बन जाते हैं वो. ठीक है. हाँ, समझ में आया? ठीक है.
and one is called the spinning of ball. That's Magnus effect. एक बॉल को ऐसे थ्रो करो तो एयर ऐसे जाएगी, बॉल आगे जाएगी, एयर ऐसे जाएगी. बॉल को ऐसे घुमा दो तो एयर भी इसके साथ घूम जाएगी. तो इस साइड स्पीड ज़्यादा हो गई, इस साइड स्पीड कम हो गई एयर की. इस साइड स्पीड कम हो गई एयर की, इस साइड ज़्यादा हो गई, तो इधर से फोर्स लगेगी, इधर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर से फोर्स लगेगी और वो ऐसे इधर को डिफ्लेक्ट होगा. सो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज स्विंग हो गई. लाइक ये बॉल जाते हुए ऐसे स्विंग हो गई. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नस इफेक्ट, स्विंग ऑफ बॉल. स्पिन करते तो स्विंग होती है, अगर स्पिन नहीं करते तो स्विंग नहीं होती. बिना ऐसे घुमाए फेंकेंगे तो स्विंग नहीं होगी. स्विंग करने के लिए ऐसे घुमा के फेंकना पड़ता है, इस तरह से. ठीक है, नहीं वो होती है ना, ऐसे फेंकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिस्बी. हाँ, तो उसको जब फेंकते तो ऐसे घुमा के फेंकते हैं ना, और फिर वो ऐसे टर्न हो जाती है हवा में. दिस इज द सेम थिंग. ठीक है, हम ऐसे फेंक, अगर उसको घुमाए बिना फेंकेंगे तो वो सीधी जाएगी, लेकिन हम ऐसे घुमा के फेंकते हैं तो वो फिर ऐसे टर्न लेती है, दैट स्विंग करती है. दिस इज द सेम फिनोमेना. ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंज. समझ में आया? राइट. हार्ट अटैक होता है हार्ट के कन्फ्यूज़न से. हार्ट को कन्फ्यूज़न होता है, उससे हार्ट अटैक होता है. कैसे? आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, पार्शियल ब्लॉकेज. ठीक है, तो एरिया रिड्यूस हो गया. एरिया रिड्यूस हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई. वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, एज पर बर्नौलीज थ्योरम. प्रेशर कम हो गया तो हार्ट ने सोचा और ब्लड दे देता हूँ. ठीक है, तो उसने और ब्लड दे दिया तो वेलोसिटी और बढ़ गई, तो प्रेशर और कम हो गया. हार्ट को लगा अभी भी काम नहीं चल रहा, वो और ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, फिर और वेलोसिटी बढ़ी और प्रेशर कम हो गया. फिर अंदर प्रेशर इतना कम हो गया कि बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया. बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वॉल कोलैप्स हो गई. वॉल कोलैप्स हो गई तो दिस वॉल गेट एंड द पार्शियल ब्लॉकेज इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट ब्लॉकेज. फिर ब्लड की सप्लाई बंद. बाकी तो तुम्हें पता ही है उसके बाद क्या होगा. ठीक है, सो दैट इज, हार्ट को कंफ्यूजन हो जाता है कि अदरवाइज तो वो इतनी जगह में काम चल जाता, बट प्रॉब्लम है ना. चलो, गुड इवनिंग. पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ये कोई ट्यूब कंसीडर करो, लाइक ऐसे, जो जिसका एरिया चेंज हो गया. जिसका एरिया चेंज हो गया. यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है. ठीक है, नाउ अब हम लिक्विड पुश कर रहे हैं. मान लो ये x1 अमाउंट हमने पुश किया, इधर फोर्स F1. जब इधर x1 पुश किया तो इधर x2 पुश हो गया, और इधर फोर्स F2. ठीक है, द हाइट of this portion is h1
and height of this portion is h2. हाँ, प्रेशर तो बाहर है ना, जो बाहर का प्रेशर है वो उस पर फोर्स लगाएगा ना. वी आर मूविंग अगेंस्ट आउटसाइड प्रेशर, है ना. F1 बड़ा होगा तभी तो इधर जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं. ठीक है, इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा तभी तो फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो करेगा नहीं. ठीक है. सो वर्क डन बाय प्रेशर ऑन फ्लूइड F1 x1 minus F2 x2. ठीक है. Now F1 is pressure into area. And that is P1 V1 minus P2 V2 for non-compressible fluid. जितना वॉल्यूम इधर से जाएगा उतना उधर बाहर आएगा. V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू मान लेते हैं V. तो ये हो गया W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 V. राइट. By conservation of energy, this work equals sum of change in kinetic energy and potential energy. ये वर्क काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा. सो दैट इज W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वर्क हमने निकाल लिया P1 माइनस P2 V. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर. फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg h2 माइनस mg h1. अब V से डिवाइड कर दो पूरा, तो ये हो गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी. हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1. अब 1 वाले एक तरफ कर दो, 2 वाले एक तरफ कर दो. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. When 1 is equal to 2, so that means P plus half rho V square plus rho G H is equal to constant, and hence proved. Done.
इसको याद कर लेना अच्छे से, है ना? मैं बोल देता हूँ, तुम कर लेते हो। है ना? ये एक स्क्वायर है ना? इतना मैं तुमको समझाता हूँ। इतना तुम्हारे ऊपर से जाता है, इतना तुम्हारे नीचे से जाता है, इतना पकड़ में आता है, जो कि तुम एग्जाम रिवाइज नहीं करते। एग्ज़ाम तक इतना बच जाता है, सॉरी 15 दिन बाद इतना बच जाता है, फिर एग्ज़ाम तक वो इतना रह जाता है, फिर इतने ही नंबर आते हैं। और अगर तुम ये जो इतना समझ में आया ना, इसको रिवाइज करो तो ये सारा समझ में आ जाए। ठीक है, चलो ये सब फालतू की बातें हैं, काम की बात करते हैं। Velocity of efflux. What is efflux? A stream of fluid. That is called efflux. Correct? ये एक डब्बा, इस डब्बे में ये एक ऑरिफिस इज अ वेरी थिन होल। ओके, इसमें लिक्विड फिल्ड और ये एच डेप्थ पे ऑरिफिस। ठीक है, यहां से लिक्विड बाहर आएगा और ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये एच पे डिपेंड होना चाहिए। जितना एच ज़्यादा होगा उतना वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी से बाहर आएगा, है ना? सिंपल लॉजिक से इज दैट जितना हाइट ज़्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी ज़्यादा होगा। दैट इज व्हाट इज द टॉरिसेली लॉ। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे प्रेशर की यूनिट होती है टॉर। ओके, व्हाट दिस लॉ सेज, velocity of efflux from an orifice at a depth is same. Velocity of efflux from an orifice at a depth is same as an object acquired in free fall for the same distance. For the same डिस्टेंस। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करे h डेप्थ पे तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? √2gh। तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए? √2gh। दिस इज व्हाट इज द टॉरिसेली लॉ। ठीक है, अब इसका प्रूफ, ये प्रूफ हम किस लिए करते हैं? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड के इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एफ्लक्स के नहीं, बर्नौली थ्योरम के।
consider an orifice at depth h below the surface of liquid of density rho. कोई लिक्विड है रो डेंसिटी का, उससे एच डेप्थ नीचे ऑरिफिस है. कंसीडर 2 points A and B just above surface and just outside orifice. यानी दोनों पॉइंट हवा में. एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ. ठीक है, और ये मान लेते हैं H. Now PA is equal to PB is equal to P naught. क्यों? Points in atmosphere, तो atmospheric pressure ही होगा. If something is in atmosphere, तो it will have atmospheric pressure. Liquid stream जैसी orifice से बाहर आई तो कहाँ पहुँच गई? एटमॉस्फेयर में. तो प्रेशर किसका होगा? एटमॉस्फेयर का. ठीक है. हाइट ऑफ A is h, height of B is h minus h. A पॉइंट की हाइट कितने हैं? टोटल h, और B पॉइंट की हाइट h minus h. VA is negligible. VB is equal to V. Why VA is negligible? By equation of continuity, area into velocity is constant. अब ऑरिफिस का एरिया तो नेग्लिजिबल है सरफेस के कंपैरिजन में, तो इसलिए सरफेस की वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी. ओके. Now, on applying Bernoulli theorem, at A and B दोनों पॉइंट पे, तो ये आएगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए, पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी. अब इनकी वैल्यूज़ रख दो. पी नॉट प्लस नेगलेक्ट कर दी थी एच, पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस एच. पी नॉट कैंसिल हो गया, तो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच माइनस रो जी एच माइनस एच. रो भी कैंसिल, देन बचा क्या? वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी एच माइनस जी एच प्लस जी एच. ये भी कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज 2gh and v is equal to √2
जी एच. Hence proved. नहीं. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 to the power 5 kg. ठीक है, लिखते जाना क्या क्या है. ये मास. Its total wing area is this. ये area. It is in level flight with a speed of 960. तो V is equal to कितना? 960 into 5/18 कितना है? फ्रैक्शन में बता दो. 800/3. Estimate the pressure difference between the lower and upper surface of wing. ठीक है. Estimate the fractional increase in the speed of air on the upper surface of wing relative to the lower surface. Density of air is this. Level flight में है. ठीक है, तो ऐसे है. ऊपर स्पीड v. ठीक है, ऊपर स्पीड ज़्यादा होगी v प्लस डेल्टा v, और नीचे स्पीड v. ठीक है, लेवल फ्लाइट है तो हाइट तो ऊपर नीचे की बराबर हो गई. तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम इज प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. अब इस प्रेशर से वो फोर्स लगाएगा प्रेशर डिफरेंस से, तो ये हो गया पूरा P1 माइनस P2 इज वेट अपॉन एरिया. ठीक है, तो मैं एक मिनट ये वैल्यूज़ नोट कर लो, बाकी मैं उधर करता हूँ. वैल्यूज़ नोट कर लो, फिर बता देना मेरे को. ये भी डेंसिटी है, हो गया. चलो मैं करता हूँ. अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. एच तो क्योंकि हाइट तो विंग की ऊपर नीचे सेम है ना, वो डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है. नाउ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. ठीक है, अब P1 माइनस P2 इज द प्रेशर डिफरेंस, दैट इज वेट अपॉन एरिया. ठीक है, दिस इज हाफ रो V प्लस डेल्टा V का स्क्वायर. ठीक है, जो यही निकालना है हमें. निकालना क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, दैट इज डेल्टा V बाई V निकालना है. ठीक है, मैं प्रेशर डिफरेंस तो वो वेट उठा रहे हैं ना प्लेन का, तो फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितनी लग रही है? जितना वेट है, दैट इज माइनस V स्क्वायर. ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा 2mg अपॉन रो A. इतना ठीक है, इसको एक्सपैंड कर दो. V स्क्वायर प्लस डेल्टा V स्क्वायर प्लस V डेल्टा V माइनस V स्क्वायर. ये V स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, अब डेल्टा V इज वेरी स्मॉल, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो. तो बचा क्या?
2v डेल्टा v इज इक्वल टू 2mg अपॉन रो ए। 2 कैंसिल हो गया। हमको क्या चाहिए? डेल्टा v बाई वी, वही चाहिए ना। एक मिनट, वही चाहिए था ना। ठीक है, एक तो ये निकालना था प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस तो क्या होगा? mg बाई ए, है ना। वो तो उससे आ जाएगा। हाँ, ये फ्रैक्शनल चेंज ही है। भाई कितना चिल्लाते हो? ठीक है, सुधांशु अपना माइक बंद कर। गायब है। हाँ, ये वैल्यूज निकाल लो। पहले प्रेशर डिफरेंस निकालो। mg अपॉन ए, मास कितना है? कितना? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5, g 9.8, और एरिया मीटर स्क्वायर। भाई कहाँ गया तू सुधांशु? अब माइक बंद कर। कितना शोर मचा रहा है? क्या साथ में कार्टून देख रहा है? ठीक है, हाँ, ये कैलकुलेट करो कितना हुआ। लाओ मैं करता हूँ कैलकुलेट। थ्री 3.3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 5, 6.468 इंटू 10 टू द पावर 3। आंसर कितना है? आंसर कितना है? यही है। ठीक है, अब ये निकालो। mg अपॉन ए तो ये आ ही गया। चलो 6.5 ले लेते हैं। mg अपॉन ए तो यही हो गया ना, 6.5 इंटू 10 टू द पावर 3। अब बचा रो, डेंसिटी कितनी? इंटू 1.2 इंटू 10 डेंसिटी, कुछ नहीं है, 1.2 ही है। और ये v कितना है? 800 इंटू 800 इंटू 3 इंटू 3, यही हुआ ना। अब इसको डिवाइड कर लो। 10 टू द पावर 3 में 2 जीरो ख़त्म हो गई, एक ये और 2 जीरो ये। तो अब जो 6.5 इंटू 3 इंटू 3 divided by 1.2 divided by 8 divided by 8 and divided by 0, तो 0.076। आंसर क्या है? 0.8 तो चलेगा। ठीक है, समझ गए?